हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। आज के वीडियो में हम क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस फुल एनसीईआरटी साइंस की हम आज समरी करेंगे। जितने भी हमारे क्लास 7th में चैप्टर्स हैं उन सब की आज हम समरी करेंगे। टोटल चैप्टर हमारे 13 हैं, तो 13 चैप्टर की आज हम समरी करेंगे, जिससे हमारे 13 चैप्टर्स रिवीजन हो जाएंगे और इसके साथ साथ जो भी हम चीज़ें भूल गए हैं वो सारी चीज़ें रिवीजन हो जाएंगी। तो जब हम सारे चैप्टर डेप्थ में पढ़े होते हैं तो अगर हम एक बार उनको फिर से रिवाइज करते हैं तो हमें जितनी भी चीज़ें हम भूल चुके होते हैं वो इजीली रिकॉल हो जाती हैं। तो आप ये वीडियो कंप्लीट देखिए, क्योंकि इसमें आपका पूरा रिवीजन होने वाला है। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम क्लास 7th एनसीईआरटी कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। तो अगर आपने क्लास 7th एनसीईआरटी को डेप्थ में रिवीजन करना है, डेप्थ में पढ़ना है सारी क्लासेस को, तो आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो सारे चैप्टर्स को आप जल्दी जल्दी पढ़ डालिए और फिर आप ये रिवीजन कर लीजिए। तो ये आपके सीटेड पेपर 2 के लिए है और जहाँ भी एनसीईआरटी साइंस आती है उन सब में काफ़ी काम आने वाली है, तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा पादपों में पोषण। तो हम फर्स्ट चैप्टर की समरी से स्टार्ट करते हैं। आपने क्या सीखा? इस वाली जो हमारी क्लास 7th एनसीईआरटी रहेगी, इसमें जब भी समरी स्टार्ट होगी तो उसमें लिखा होगा आपने क्या सीखा। तो सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रखरखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। सभी जीवों को किसकी आवश्यकता होती है? खाद्य की आवश्यकता होती है। खाद्य जो भोजन है जो वो खाते हैं सभी जीव, उसका उपयोग वो अपनी वृद्धि और शरीर के रखरखाव के लिए करते हैं। आवश्यक जो ऊर्जा होती है वो भी उनको खाद्य पदार्थों से ही प्राप्त होती है। हरे पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना जो भोजन होता है वो स्वयं संश्लेषित करते हैं। का मतलब है कि जो हरे पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो और सभी जितने भी सजीव हैं वो क्या होते हैं? हरे पौधे और जंतुओं पर निर्भर होते हैं। लेकिन हरे पौधे पर सारे जंतु और मनुष्य दोनों ही डिपेंड होते हैं। हरे पादप जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। जो हरे पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज जैसे ये जो सरल रासायनिक पदार्थ होते हैं इनका उपयोग वो अपने खाद्य संश्लेषण मतलब भोजन को बनाने में प्रयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्या होता है? क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा जो सूर्य की ऊर्जा है उसका संचयन किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है और इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। मतलब जो प्रकाश संश्लेषण है उससे जो ऑक्सीजन हमें मिलती है उस ऑक्सीजन का उपयोग हम सभी जीव जो हैं अपने जीवित रहने के लिए उपयोग में लाते हैं। कवक जो होते हैं वो अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। वे मृत जीवी कहलाते हैं। अमरबेल जैसे पादप परजीवी हैं, वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, अतः विषमपोषी कहलाते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमने चैप्टर वाइज डिटेल में पढ़ाया है, डिटेल में समझाया है। तो यहाँ हम फिर से उनको डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, नहीं
तो अब हमारा जो रिवीजन है वो चैप्टर 2 का रिवीजन स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर 2 है हमारा प्राणियों में पोषण। प्राणियों में पोषण कैसे होता है ये हमने डिटेल में समझा है, आइए रिवीजन भी कर लेते हैं। प्राणियों में पोषण कैसे होता है। जंतु पोषण में पोषण आवश्यकताएं, भोजन, अंतर्ग्रहण की विधियां एवं शरीर में इनका उपयोग सम्मिलित है। जंतुओं में पोषण में क्या क्या सम्मिलित है, भोजन को ग्रहण करने की विधियां और शरीर में उनका उपयोग कैसे किया जाता है ये सम्मिलित है। आहार नाल तथा श्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। आहार नल तथा श्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। मानव के पाचन तंत्र में क्या क्या आता है, मुख गुहिका, ग्रशिका, अमाशय, क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत, बृहदांत्र मतलब बड़ी आंत, जो मलाशय में समाप्त होती हैं। तो ये मुख गुहिका, ग्रसिका, अमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत ये क्या है, हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा है, पाचन तंत्र का एक भाग है। इसमें गुदा भी सम्मिलित होता है। पाचक रस स्त्रावित करने वाली मुख्य ग्रंथियां कौन कौन सी हैं, लाला ग्रंथि मतलब लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, अमाशय की भित्ति, क्षुद्रांत की भित्ति भी पाचक रस स्त्रावित करती है। विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। पोषण एक जटिल प्रक्रिया है। पोषण कैसी प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है। इसमें आता है अंतर्ग्रहण मतलब भोजन को ग्रहण करना, भोजन का पाचन और जो हमारे जो पदार्थ होते हैं, जो विटामिन मिनरल्स होते हैं उनका अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। तो ये 5 प्रकार जो हैं वो भोजन की प्रक्रिया में शामिल हैं। मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है और प्रोटीन का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है। ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं, समरी से तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन सीटेट में सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ प्रारंभ हो जाता है, मुख में प्रारंभ हो जाता है। प्रोटीन का पाचन अमाशय में हो जाता है और यकृत द्वारा स्त्रावित पित्त अग्नाशय से अग्नाशयिक स्राव एवं क्षुद्रांत भित्ति द्वारा स्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन क्षुद्रांत में पूरा हो जाता है। मतलब जो हमारी जो अमाशय में प्रारंभ होने के बाद जो यकृत द्वारा स्रावित पित्त है, अग्नाशय से अग्नाशयिक जो स्राव एवं क्षुद्रांत भित्ति द्वारा जो स्रावित पाचक रस है, उसको क्या होता है कि वो सारा जो पाचन है हमारा, वो उसकी प्रक्रिया छोटी आंत में ही पूरी हो जाती है। जल एवं कुछ लवण जो होते हैं वो बृहदांत में अवशोषित होते हैं। अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। बिना पचे अपशिष्ट जिनका अवशोषण नहीं होता है, मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गई होगी पूरी समरी चैप्टर 2 की। तो अब हम चैप्टर 3 की बात करते हैं। चैप्टर 3 है हमारा ऊष्मा। तो अब तक हमने 2 चैप्टर की समरी कंप्लीट कर ली। अब हम चैप्टर 3 की समरी कंप्लीट करते हैं। तो चैप्टर 3 की समरी क्या है, किसी वस्तु की उष्णता की कोटि ज्ञात करने के लिए हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें हमने डिटेल में आपको समझाई हैं, मैं अगेन रिपीट नहीं करूँगी। ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप है। ताप क्या है, किसी वस्तु की उष्णता। उष्णता का मतलब है ऊष्मा, कितनी उसमें ऊष्मा है, कितनी उसमें गर्मी है, तो उसकी माप है। तापमापी वह युक्ति है जिससे ताप को मापा जाता है। तापमापी थर्मामीटर, इससे क्या करते हैं, हम ताप को मापते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग हम शरीर का ताप मापने के लिए करते हैं। थर्मामीटर की जो रेंज होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। अन्य प्रयोजनों के लिए हम प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं। इस तापमापी की जो रेंज होती है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये हमारा चैप्टर था ऊष्मा। आगे देखते हैं। ऊष्मा उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है।
एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा 3 प्रक्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होती है। पहली प्रक्रिया है चालन, या तो चालन के द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित होगी, या तो संवहन के द्वारा, या विकिरण के द्वारा। ठोसों में प्रायः ऊष्मा चालन द्वारा स्थानांतरित होती है, चालन के द्वारा ठोसों में स्थानांतरित होती है। द्रव और गैसों में ऊष्मा संवहन के द्वारा स्थानांतरित होती है। विकिरण के द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं, हम उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? हम उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती हैं। जो गहरी वस्तुएं होती हैं उनसे ज़्यादा जो हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा क्या होता है, ज़्यादा ऊष्मा विकरणों की अच्छी अवशोषक होती है। यही कारण है हम गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्रों को अधिक पहनते हैं, जिससे कि आराम का अनुभव करते हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। यही कारण है कि ऊन ऊष्मा रोधी है। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? क्योंकि ऊन जो है वो ऊष्मा रोधी है। इसके रेशों के बीच में वायु फंसी रहती है, ट्रैप रहती है, जिससे कि हमें क्या होता है, सर्दी नहीं लगती है। तो अब हमारा क्या होगा, चैप्टर 4 की समरी स्टार्ट होगी। तो चैप्टर 4 हमारा था अम्ल, क्षारक और लवण। बहुत अच्छे से हमने इस चैप्टर को पार्ट में डिवाइड करके डिस्कस किया है। आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पर हम समरी देखते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। सामान्यतः क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है और उनका स्पर्श साबुन जैसा होता है। तो क्षार में झाग होती है, स्पर्श साबुन जैसा होता है, और क्षार जो होते हैं वो कड़वे होते हैं। अम्ल कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। आगे देखते हैं। अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। वे पदार्थ जो ना तो अम्लीय हैं और ना ही क्षारकीय, उदासीन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों के विलयन जो अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयन से भिन्न रंग दर्शाते हैं, उन्हें हम सूचक कहते हैं। सूचक का मतलब है कि हमें ये पता लगाना कि अम्लीय कौन है, क्षारकीय कौन है, उदासीन विलयन कौन है। तो अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। लवण अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन प्रकृति के होते हैं। लवण कैसे कैसे होते हैं? अम्लीय भी, क्षारकीय और उदासीन प्रकृति के होते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। हमारा क्लास 7th NCERT का चैप्टर 5 है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो इसकी भी हम देखते हैं समरी। परिवर्तन कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो आप सभी जानते हैं परिवर्तन 2 प्रकार के हो सकते हैं, भौतिक एवं रासायनिक। भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुणों में कुछ परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों में नए पदार्थ नहीं बनते हैं। ये परिवर्तन उत्क्रमणीय हो सकते हैं, मतलब इनको पलटा जा सकता है। भौतिक परिवर्तन में चेंज मतलब जो भी चीज़ है उसको हम जो भी कुछ चेंज किया है उसको हम वापस उसी स्थिति में पा सकते हैं। नए पदार्थ नहीं बनते हैं। रासायनिक परिवर्तन में क्या हो जाता है? नए पदार्थ बनते हैं और ये अनुत्क्रमणीय होते हैं, मतलब हम इनको वापस नहीं पा सकते। कुछ पदार्थों को क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके विलयनों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। आगे देखते हैं। आगे हमारा चैप्टर 6 है जीवों में श्वसन। जीवों में श्वसन कैसे होता है, इस चैप्टर को भी हमने अच्छे से डिस्कस किया है। आज देखते हैं हम 6 चैप्टर की समरी। तो क्लास 7th NCERT का चैप्टर 6 श्वसन सभी जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। श्वसन क्या है? सभी जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। यह जीव द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। अब हम अंतः श्वसन द्वारा जो वायु अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इसमें क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होती है। ग्लूकोज का विखंडन जीव की कोशिकाओं में होता है। ग्लूकोज का विखंडन कहाँ होता है? जीव की कोशिकाओं में होता है, जिसे हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। या भोजन
जो ग्लूकोज के रूप में होता है ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा विखंडित हो जाता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। और यदि विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो जाए तो हम इसे अवायवीय श्वसन बोलेंगे। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वायवीय श्वसन, ऑक्सीजन अब्सेंट है तो अवायवीय श्वसन। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर याद रखिए, सीटेट में ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती, आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा क्या होगा, आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आगे देखते हैं। अत्यधिक व्यायाम करते समय जब हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त हो जाती है, मतलब जब हम बहुत ज़्यादा कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें मांसपेशियों का यूज़ हो, तो क्या होता है हमारी जो पेशी कोशिकाएं होती हैं उसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचती है और भोजन का विखंडन अवायवीय श्वसन के द्वारा होता है। तो भोजन का विखंडन कैसे होता है? अवायवीय श्वसन के द्वारा होता है। आगे देखते हैं। सांस लेना श्वसन प्रक्रिया का एक चरण है जिसमें जीव ऑक्सीजन समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेता है, वायु को शरीर के अंदर ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकालता है। गैसों के विनिमय के लिए विभिन्न जीवों में श्वसन अंग भिन्न भिन्न होते हैं। हर जीव में सांस लेने के लिए अलग अलग श्वसन अंग होते हैं। अंतः श्वसन या निःश्वसन के समय हमारे फेफड़े विस्तारित होते हैं और उच्च श्वसन मतलब जब हम सांस को छोड़ते हैं तो ये अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। शारीरिक सक्रियता के बढ़ने पर श्वसन दर बढ़ जाती है। तो जब हम ज़्यादा तेज दौड़ते भागते हैं तो हमारी क्या होती है? श्वसन दर बढ़ जाती है। गाय, भैंस, कुत्ते और बिल्ली जैसे जीवों में श्वसन अंग और श्वसन प्रक्रिया मानव के समान ही होती है। केंचुओं में गैसों का विनिमय उसकी आर्द्र त्वचा के माध्यम से होता है। मछलियों में यह क्लोम से और कीटों में श्वास प्रणाल से होता है। तो केंचुओं में गैसों का विनिमय उसकी त्वचा से, मछलियों में क्लोम से और कीटों में श्वास प्रणाल से। पादपों में मूल से मृदा में उपस्थित वायु को ग्रहण करते हैं। पादप कहाँ से ग्रहण करते हैं? मूल मतलब जड़ों से। पत्तियों में नन्हे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं, जिनसे गैसों का विनिमय होता है। पादप कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन अन्य जीवों की तरह ही होता है। पादपों में मूल मृदा में उपस्थित वायु को ग्रहण करती हैं। पत्तियों में नन्हे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं, जिनसे गैसों का विनिमय होता है। पादप कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन अन्य जीवों की तरह ही होता है। तो ये है हमारा चैप्टर 6। अब चैप्टर 7। चैप्टर 7 का नेम है जंतुओं और पादपों में परिवहन। परिवहन किसका? आइए देखते हैं। तो अब हमारी क्लास 7th एनसीईआरटी का चैप्टर 7 स्टार्ट हो गया है। अधिकांश जंतुओं में शरीर में प्रवाहित होने वाला रक्त, परिवहन किसका था? रक्त का। रक्त शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को भोजन और ऑक्सीजन का वितरण करता है। यह शरीर के विभिन्न भागों से भोजन को उत्सर्जन के लिए अपशिष्ट पदार्थों को भी लाता है। परिसंचरण तंत्र में हृदय और रक्त वाहिनियाँ होती हैं। परिसंचरण तंत्र में क्या क्या होती हैं? हृदय और रक्त वाहिनियाँ। मानव शरीर में रक्त धमनियों और सिराओं में प्रवाहित होता है। यह हृदय पंप की तरह कार्य करता है। रक्त में प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी और पट्टिकाणु प्लेटलेट्स, रक्त का लाल रंग लाल वर्णक युक्त हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। तो ये सब चीज़ें हम पहले ही डिटेल में पढ़ चुके हैं, फिर से हम उनको नहीं डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं। किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में लगभग 70 से 80 बार धड़कता है। इसे हृदय स्पंदन दर कहते हैं। धमनियां हृदय से शरीर के सभी अन्य भागों को रक्त ले जाती हैं। सिराएं शरीर के सभी भागों से रक्त को वापस हृदय में लाती हैं। सिराएं वापस हृदय में लाती हैं, धमनियां हृदय में लेकर के जाती हैं। शरीर
धमनियां हृदय से शरीर के सभी भागों में लेकर के जाती हैं और शिराएं शरीर के सभी भागों से रक्त को वापस हृदय में लेकर जाती हैं। शरीर में से अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। मानव उत्सर्जन तंत्र में दो वृक्क होते हैं, किडनी होती हैं, गुर्दे होते हैं, 2 मूत्र वाहिनियाँ, 1 मूत्राशय और 1 मूत्र मार्ग होता है। लवण और यूरिया जल के साथ स्वेद पसीने के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। मछली अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया उत्सर्जित करती है जो सीधे जल में घुल जाती है। मछली का अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है? अमोनिया होता है जो कि सीधे जल में घुल जाता है। पक्षी, कीट और छिपकली अर्ध घन सेमी सॉलिड रूप में यूरिक एसिड या यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। पादप मूलों द्वारा जल और पोषक तत्व मृदा से अवशोषित करते हैं। पूरे पादप में जल के साथ पोषक तत्व जाइलम नामक संवहन ऊतक द्वारा ले जाए जाते हैं। पादप के विभिन्न भागों में भोजन का परिवहन फ्लोएम नामक संवहन ऊतक से होता है। तो जाइलम से जल और फ्लोएम से भोजन। वाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्रों से वाष्प के रूप में बड़ी मात्रा में जल का ह्रास हो जाता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूषण बल निर्मित होता है जिसके कारण मूलों द्वारा मृदा में से अवशोषित जल अभिकर्षित यानी कि खींचकर तने और पत्तियों तक पहुंचता है। आगे देखते हैं। तो आगे है हमारा चैप्टर 8। तो अब हम क्लास 7th NCERT के चैप्टर 8 की समरी डिस्कस करेंगे। पादप में जनन। चैप्टर का नेम है पादप में जनन। सभी जीव अपनी किस्म को बनाए रखने के लिए जनन या गुणन करते हैं। पादप में जनन 2 प्रकार से होता है, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक जनन की कुछ विधियां हैं: खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और कायिक प्रवर्धन। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों का युग्मन होता है। कायिक प्रवर्धन में पत्तियां, तना, मूल जैसे कायिक भागों से नए पादप उगाए जाते हैं। पुष्प पादप जनन का अंग होते हैं। एक लिंगी पुष्प में या तो नर अथवा मादा जनन अंग होते हैं। एक लिंगी पुष्प में या तो नर का जनन अंग होंगे या मादा जनन अंग होंगे, और द्विलिंगी पुष्प में नर और मादा जनन दोनों ही अंग पाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस की हैं। आपको यहाँ पर कोई भी चैप्टर समझ में ना आए, कोई भी लाइन है ऐसी समरी की जो आपको समझ में ना आए, तो मैंने ऊपर इसीलिए चैप्टर आपको मेंशन किया है जिससे आप डायरेक्ट उस वीडियो को अगेन जाकर के प्लेलिस्ट से उस टॉपिक को देख सकें। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ भी समझ में ना आए, आप जाके उस चैप्टर को डालिए और वहाँ से पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नर युग्मक पराग कणों के अंदर और मादा युग्मक बीजांड में पाए जाते हैं। किसी पुष्प के पराग कोश से उसी पुष्प अथवा किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग कणों के स्थानांतरण का प्रक्रम परागकण कहलाता है। परागकण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में परागकण पराग कोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। परपरागण में परागकण एक पुष्प के पराग कोश से उसी प्रकार के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। परागण पवन, जल और कीटों द्वारा हो सकता है। नर और मादा युग्मकों का युग्मन निषेचन के द्वारा कहलाता है। निषेचित अंड होता है वो युग्मनज कहलाता है। युग्मनज का विकास भ्रूण में होता है। युग्मनज का विकास कहाँ होता है? भ्रूण में होता है। तो आगे देखते हैं। फल एक परिपक्व अंडाशय है। फल क्या है? एक परिपक्व अंडाशय है, जबकि बीजांड बीज में विकसित होता है। बीज में विकासशील भ्रूण होता है। बीज में क्या होता है? विकासशील भ्रूण होता है। बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं के द्वारा होता है। बीज प्रकीर्णन एक ही स्थान पर पादप की अधिक संख्या की वृद्धि को रोकने अधिक संख्या की वृद्धि को रोकने, सूर्य का प्रकाश, जल और खनिज के लिए स्पर्धा को कम करने और नए आवासों को अधिग्रहण करने में सहायक होता है। तो बीजों का प्रकीर्णन
एक स्थान से मतलब ये सारी चीज़ें डिस्कस हो गई। एक ही स्थान पर पादप की संख्या की वृद्धि रोकने, सूर्य के प्रकाश, जल, खनिज के लिए स्पर्धा को कम करने और नए आवासों को बनाने में मदद करता है। आगे देखते हैं। आगे है हमारा चैप्टर 9 गति एवं समय। तो चैप्टर 9 हमारा क्या है? गति एवं समय। देखते हैं क्या है चैप्टर 9 की समरी। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। वस्तुओं की चाल या निर्णय लेने में हमारी सहायता करती है कि कौन दूसरों से तेज चल रहा है। किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उस दूरी को चलने में लिए गए समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। इसका मूल मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड किसका मूल मात्रक होता है? चाल का। आगे देखते हैं। आवर्ती घटनाओं का उपयोग समय मापन में किया जाता है। लोलक की आवर्ती गति का उपयोग घड़ियों को बनाने में होता है। आवर्ती गति का उपयोग किसमें होता है? घड़ियों को बनाने में होता है। वस्तुओं की गति को उनके दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। तो ये आपने इस तरीके से कुछ ग्राफ देखे होंगे, तो ये मैंने चैप्टर में बताए हैं, समझाए हैं कि ये ग्राफ कैसे बनते हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा चैप्टर को। तो अब हम देखते हैं चैप्टर 10। चैप्टर 10 है हमारा विद्युत धारा और इसके प्रभाव। सभी चैप्टर्स को मैंने मेंशन किया है, उसके बाद ही उसकी समरी स्टार्ट होती है। तो अब हमारी चैप्टर 10 की समरी स्टार्ट होगी। क्लास 7th NCERT को मैंने पूरा कंप्लीट छोटे छोटे पार्ट्स में चैप्टर्स को डिवाइड करके पढ़ाया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ज़रूर देख लीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ से रिवीजन कर सकते हैं। विद्युत अवयवों को उनके प्रतीकों द्वारा निरूपित करना सुविधाजनक होता है। इनका उपयोग करके किसी विद्युत परिपथ को परिपथ आरेख द्वारा निरूपित किया जा सकता है। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार गर्म हो जाता है। यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। इस प्रभाव के बहुत से प्रयोग हैं। कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों में से जब उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वे गर्म होने से पिघलकर टूट जाते हैं। इन पदार्थों का उपयोग विद्युत फ्यूज के निर्माण में किया जाता है, जो विद्युत परिपथों को क्षति या आग से बचाते हैं। जो विद्युत के परिपथों को क्षति पहुंचाने से बचाते हैं, आग से बचाते हैं। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। आगे देखते हैं। लोहे के टुकड़े का विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक बहुत सी युक्तियों में उपयोग किए जाते हैं। आगे देखते हैं हम। चैप्टर 11 है हमारा लाइट। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन क्लास 7th की NCERT से आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन्हें हम डिस्कस करते हैं। अभी जैसे विद्युत वाला था, अब लाइट वाला आ गया है। प्रकाश क्या है? सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। तो प्रकाश हमेशा सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। कोई भी पालिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करता है। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसका वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है। जो प्रतिबिंब हम पर्दे पर प्राप्त करते हैं हम उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं प्राप्त करते हैं उसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है या आभासी होता है तथा बिंब के समान साइज का होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी की दर्पण के सामने बिंब मतलब वस्तु की दूरी होती है। आगे देखते हैं।
दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का वाम भाग का प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की भांति दिखाई देता है तथा बिंब मतलब वस्तु का दक्षिण भाग प्रतिबिंब के वाम भाग की भांति दिखाई देता है। तो ये प्रैक्टिकल तो आप अपने आप भी कर सकते हैं। अवतल दर्पण वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है, जबकि बिंब को दर्पण के अत्यंत निकट रखते हैं। जब हम बिंब को एकदम पास में रखेंगे दर्पण के, तो अवतल दर्पण वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी और साइज में बिंब से छोटा होता है। उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब लेंस के अत्यंत निकट रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। जब उत्तल लेंस को वस्तुओं को आवर्धित करके देखने के लिए उपयोग किया जाता है, तब उसको हम आवर्धक लेंस कहते हैं। आगे देखते हैं। आवर्धक लेंस सदैव सीधा, आभासी, साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। श्वेत प्रकाश को हम 7 वर्णों का मिश्रण बोलते हैं। चैप्टर 12 वन हमारी संपदा, वन हमारी जीवन रेखा। चैप्टर 12 वन हमारी जीवन रेखा। अब हमारा बस लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, चैप्टर 13। आइए पढ़ते हैं। वनों से हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं। वन विभिन्न पादपों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों से मिलकर बनाए क्या है? तंत्र है। वनों की सबसे ऊपरी परत वृक्ष शिखर बनाते हैं, जिसके नीचे झाड़ियों द्वारा बनी परत होती है। शाक वनस्पतियां सबसे नीचे की परत बनाती हैं। वनों में वनस्पतियों की विभिन्न परत जंतुओं, पक्षियों तथा कीटों को भोजन और आश्रय प्रदान करती हैं। वन के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। वन वृद्धि करते हैं और परिवर्तित होते हैं तथा उनका पुनर्जनन हो सकता है। आगे देखते हैं। वन में मृदा, जल, वायु और सजीवों में के बीच परस्पर क्या होती है? क्रिया होती है। सब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। मृदा वनों की वृद्धि करने और उनके पुनर्जनन में सहायक होती है। वन्य क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों और वन उनके जीवन के लिए सभी आवश्यक जो सामग्री है वो उपलब्ध कराते हैं। वन इन समुदायों के जीवन को आधार प्रदान करते हैं। वन जलवायु, जल चक्र और वायु की गुणवत्ता को नियमित करते हैं। आगे देखते हैं। आगे हमारा चैप्टर 13 है अपशिष्ट जल की कहानी। तो अपशिष्ट जल की क्या कहानी है? ये हमारा लास्ट चैप्टर है समरी का। इसमें हम पढ़ते हैं अपशिष्ट जल की कहानी। प्रयुक्त जल अपशिष्ट जल कहलाता है, जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। घरों, उद्योगों, कृषि कार्य, खेतों और अन्य मानव क्रियाकलापों में उपयोग किया गया जल अपशिष्ट जल को जनित करता है। इसी को हम वाहित मल कहते हैं। वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट पदार्थ होता है जो जल और मृदा का प्रदूषण करता है। आगे देखते हैं। अपशिष्ट जल को वाहित मल उपचार संयंत्र में उपचारित किया जाता है। उपचार संयंत्र अपशिष्ट जल को किसी निश्चित स्तर तक प्रदूषकों से मुक्त कर देते हैं, ताकि प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा उसमें शेष रह गए प्रदूषकों का निपटान हो सके। जहां भूमिगत मल व्यवस्था तंत्र और कचरा निपटान तंत्र उपलब्ध नहीं होते हैं, वहां कम लागत के यथास्थान स्वच्छता तंत्र को अपनाया जाता है। अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद आपंक और बायोगैस हैं। खुली मुक्त नाली व्यवस्था मक्खी, मच्छर, अन्य ऐसे जीवों के प्रजनन को स्थल प्रदान करती हैं, तो रोग उत्पन्न होते हैं। हमें खुले में मल त्याग नहीं करना चाहिए। कम लागत विधियों को अपनाकर अपना मल का सुरक्षित निपटान संभव है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सीटेट पेपर 2 के लिए हम साइंस को डिस्कस करते हैं, साइंस की क्लास लेते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आपका कोई सजेशन है तो वो भी लिखें। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।